खास महाल जमीन की इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का जो मामला आया है, सो कॉल्ड सर्वे का कोई नोटिफिकेशन है? अगर कोई सर्वे होता है तो अंडर द सर्वे एक्ट देयर शुड बी ए गजट नोटिफिकेशन। ना इसका कोई गजट नोटिफिकेशन है, ना कोई अन्य नोटिफिकेशन है। जिन लोगों ने टाइटल सूट फाइल किया उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया। एक बड़े रईस का कहिए जो कलेक्टर पूर्णिया हैं, जो अपने किराएदारों का एक सूची बना के रखे हैं, जो कितने रकबा पर कौन है, और एक खिस्टा नक्शा बना के रखे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास जो है कोर्ट की डिग्रियां है। तो यहाँ कलेक्टर पूर्णिया को भी अंततः चिट्ठी आया कि भाई किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाइए। बनेली राज का जो सर्वे आप कह रहे हैं, तो बनेली राज का ये सर्वे नहीं है। क्या है 1912 के खतियान का सच? जिला प्रशासन को भी चाहिए कि वो उस बात की तहकीक करें और उसकी जानकारी लें कि हकीकत क्या है। सेस रिवैल्यूएशन सर्वे का ही जो नक्शा है वो आज कलेक्टर के पास है, जिसके मुताबिक वो पूरा मेन रोड वगैरह में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी नक्शे को नाप मानकर सही न मान, क्यों 1937 में जो लास्ट आखिरी सेस रिवैल्यूएशन पूर्णिया शहर का हुआ, उसमें जो नक्शा बना उसमें खास महाल का कितना इलाका है वो भी दर्शाया हुआ है। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा का बहुत कमी हो गया था, वो तरह तरह तरीके से रेवेन्यू फार्मिंग करना शुरू किए। तो वॉल्यूम 36 पूर्णिया का जो है मधुबनी मौजा का रजिस्टर, उसका आखिरी पृष्ठांक जो है उसमें तो कलेक्टरी साहब का लिखा हुआ है 1726 बीघा और 492 रुपया 5 आना मालगुजार। रैयत होगा, कलेक्टर ने जिसको रैयत बनाया वो एक्चुअली बनेली स्टेट का दर रैयत होगा। वो जो सो कॉल्ड कहते हैं कि साहब हम खास महाल के रैयत हैं, तो इतने जितने सारे लोग हैं सब लोग एक जगह बैठ करके इस पर बात करें किन किन लोगों ने डिग्री लिया है। उनका जो सो कॉल्ड रजिस्टर है, जिसको वो खतियान कहते हैं, उसमें वो खुद लिखे हुए हैं, मैंने देखा है, टी लीज यानी कि टेम्पररी लीज। पहले यहाँ खास महाल 1203 एकड़ था, अब किस बुनियाद पर ये 1203 एकड़ कहते हैं वही जाने, और अब हो गया 800 कुछ एकड़। मैं मदद कर सकता हूँ कलेक्टर साहब को, अगर जानना चाहें तो। पूर्णिया के लोगों को बीच बीच में एक्साइट कर देने का काम कि आपका जमीन हम ले लेंगे तो आपको हम बुलडोजर चला देंगे, ये सब काम करना बंद कीजिए, ये गलत है। तो अब फिर यहाँ लोग डराते हैं, माइकिंग कर देते हैं कि साहब कल आपका घर टूट रहा है। ये तो इनह्यूमन है, किसी को आप बसा दिया, एक जमाने से लोग बसा हुआ है, कोई आया उनको हटा दिया। जिसके बुनियाद पर आप ये पूरा काम कर रहे हैं 1912-13 का, जिसको हाई कोर्ट ने, लोकल कोर्ट्स ने हर एक बार इनवैलिड कर दिया है। इन कंसल्टेशन विद द इम्पोर्टेंट पीपल जो यहाँ के हैं, कलेक्टर साहब को उनके साथ बैठना चाहिए, एक निराकरण पर आना चाहिए। खास महाल के जो विभाग के लोग हैं, जिसको हम खास महाल अभी भी नहीं कहते ना कभी कहेंगे, ये गवर्नमेंट कॉम्पाउंड पूर्णिया वाले लोग जो हैं, ये लोग अगर एक भी केस जीते हों लोअर कोर्ट में, सब जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, तो आप हमें बताएं। हमने तो आज तक देखा नहीं और सुना भी नहीं। पूर्णिया में अतिक्रमण को लेकर लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच खास महाल जमीन की इलेक्ट्रॉनिक सर्वे का जो मामला आया है, ये लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग इससे डरे हुए हैं। आज आवाज 24 न्यूज इसी मामले में खास महाल के जमीन पे स्पष्टीकरण लेकर आपके सामने आया है, और हमारे साथ जो है मुख्य अतिथि जो हमारे स्टूडियो में है, वो है राजा वेदानंद सिंह के वंशज हैं। और हम राजा वेदानंद सिंह के बारे में आपको बता दें, जिन्होंने 1831 में खास महाल जमीन की बंदोबस्ती की थी। उनके वंशज चंपानगर बनेली डोरी के विनोदानंद सिंह की है, और साथ ही साथ पूर्व चेयरमैन शाहिद रजा जी है, जो खुद एक सीनियर एडवोकेट भी है और जो खुद अभी पूर्णिया नगर निगम के मेयर प्रत्याशी भी है। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि क्या है खास महाल, क्या इसकी स्टोरी क्या है? मैं कुछ अंग्रेजी और कुछ हिंदी में बोलूंगा। खास महाल एक उस प्रकार की जमीन है जो दो तरीके से क्रिएट होती है, बनाई जाती है। कॉर्नवालिस ने 1700 कुछ ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट किया सूबा बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने कुछ इंटरमीडियरीज, ये हो गया आपको लीगल शब्द, और कॉमन शब्द हो गया जमींदारों के हाथ,
अमुक अमुक परगना का बंदोबस्ती किया, क्योंकि इसको फार्मिंग ऑफ रेवेन्यू कहते थे। तो जो जमीन बंदोबस्त होती थी किसी इंटरमीडिएरी या जमींदार के हाथ, उस जमीन का एक फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, जो बाद में क्वीन विक्टोरिया के राज आने के बाद 1858 के बाद वो लेने लगे। ये फिक्स्ड रेवेन्यू अमाउंट जो था, वो जब जमींदार रसीद काटता था तो उसमें पहले लिखता था माल गुजार इतना रुपया, उसके बाद लिखता था सेस इतना रुपया। ये सेस इतना रुपया आना जो था, वो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हक के पैसा था। जमींदार उसे वसूलता था और उसे हैंडओवर कर देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो हवेली, जो परगना या जो इलाका या जो कोई बड़े रकबे जमीन या कोई इलाका ही कहिए को कॉर्नवालिस ने सेटल नहीं किया या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटल नहीं किया इंटरमीडिएरी या जमींदार के हाथ, वो कहलाया खास महाल। और अच्छे टर्म्स में उसका इंदराज किया गया कैजरे हिंद खास महाल कह के। तो एक रजिस्टर्ड डी नामक एक पुस्तिका होती है जो हर एक जिले के रिकॉर्ड रूम में है। रजिस्टर्ड डी में वो इंटरमीडिएरी का नाम, और अगर सेटलमेंट उस परगना का नहीं हुआ है किसी जमींदार के हाथ, तो कैजरे हिंद खास महाल लिख के छोड़ दिया जाता था। तो कैजरे हिंद खास महाल चूंकि रेवेन्यू फार्मिंग नहीं करता था खुद, तो उसका इंदराज नहीं होता था इंटरमीडिएरी के रूप में, परंतु वो खुद खास रह जाता था। जैसे बीटी एक्ट के सेक्शन 22(2) में सुपीरियर इंटरेस्ट में मर्ज कर जाता है इंटरेस्ट, तो वैसे ही ये मर्ज कर दिया समझिए। दूसरा प्रकार का खास माल होता था जब कोई जमींदार 12 साल से ज्यादा अपना ब्रिटिश सरकार का है या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कहे जिसमें जो था उसका पेमेंट नहीं करता था, तो कलेक्टर उसको नीलामी पर चढ़ाता था और नीलाम होने के बाद वो किसी अन्य के हाथ भी बाद में बंदोबस्त कर दिया जाता था। अगर वो जमीन फिर बंदोबस्त नहीं हुआ, केवल नीलाम हो गया किसी जमींदार से, तो वो भी खास महाल कहलाया। ये हुआ दूसरा प्रकार का खास महाल। तीसरा प्रकार का खास महाल होता ही नहीं है। ये है खास महाल का इतिहास। क्योंकि आज हम पूर्णिया में इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि सुनने को मिलता है पूर्णिया में खास महल का जमीन है ही नहीं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तो लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा, जो पूर्णिया में एक बड़ा तबका जो है वो खास महल जमीन पे है। खास महल की जमीन पूर्णिया में है ही नहीं। आप किसी का नाम कुछ रख दीजिए, इससे जमीन का स्टेटस जो है या उसका जो रेवेन्यू स्टेटस है वो चेंज नहीं करेगा। पूर्णिया में खास महाल विभाग, जिसे मैं खास महाल नहीं मानता हूं, वो कहता है कि 1831 में मेरे पूर्वज राजा बहादुर बेदानंद सिंह से उन्होंने 1726 बीघा जमीन 492 रुपये 5 आना सालाना रेंट पर सेटलमेंट लिया। इस सेटलमेंट का भी एक हिस्ट्री है। पहले पूर्णिया मुख्यालय, जहां कलेक्टर के ऑफिस या उनका रेजिडेंस हुआ करता था, वो आज के पूर्णिया सिटी में था। वहां जमीन कुछ लो लैंड्स थे, तो वहां पर मलेरिया का प्रकोप कुछ ज्यादा था, खास करके सौरा नदी के चलते। तो मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए ये लोग चाहते थे जो ऊंचे जमीन पर जाएं, मलेरिया कम होगा। उसी समय मेरे पूर्वज ने गवर्नर जनरल से बात करके ये जमीन का सेटलमेंट किया और 1956 तक नाजिर कलेक्ट्री पूर्णिया ने इसे कलेक्टर्स कॉम्पाउंड पूर्णिया कह के 492 रुपया 5 आना नजराना हमें देते रहे रेंट। देना चाहिए था 58 तक, क्योंकि मैं 58 में वेस्ट किया था, परंतु वो 56 का रसीद का काउंटर फॉइल तक मेरे पास है और हम श्योर हैं कि अगर खोजा जाएगा कलेक्ट्री में तो इसका डिटेल्स मिल जाएगा, क्योंकि ये नाजिर कलेक्ट्री का पेमेंट है। अब ये जमीन जो है ये किसी प्रकार से खास महाल नहीं होता है।
ये रैयती इंटरेस्ट हो गया कलेक्टर पूर्णिया का। बोले समय समय पर जो कलेक्टर थे उनका ये रैयती इंटरेस्ट है। और जब ये सेटलमेंट हो रहा था 1831 में, तो जहां जितने यहां नील्हा कोठी वाले लोग थे जो शहर में अपना मकान बंगला और बड़ा बड़ा हाता बना के रखे थे, जैसे कि जॉनसन था, शिलिंगफोर्ड था, तो ये लोग क्या किए, ये लोग रिक्वेस्ट किए कलेक्टर के कि हमारा इलाका भी ले लीजिए, क्योंकि हम ब्राउन साहब को अपना पैसा नहीं देना चाहते हैं रेंट, हम आपके टेनेंट बनना चाहते हैं। तो ये पुराने रैयतों के साथ ये बंदोबस्त कर दिया गया कलेक्टर पूर्णिया को। तो इसमें आज आप पाइएगा कि जेल है, कलेक्टर का ऑफिस है, कलेक्टर का रेजिडेंस है, एसपी का रेजिडेंस नहीं है। इस कहानी पर मैं बाद में आऊंगा। तो ये जितने हैं मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज एक्सेट्रा, तो इसमें आपको भट्ठा बाजार वगैरह नहीं आता है। ये डिफरेंट इलाका था। इनको तो चाहिए था अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इलाका, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जितना जमीन की जरूरत थी और जो नील्हा कोठियों वाले का मकान जो जमीन था वो ये इसके अंदर ये 1726 बीघा के अंदर लाए। और जो राजबनेली 8 आना थ्रू रिसीवर भागलपुर के सब जज कोर्ट में 1958 में जो रिटर्न फाइल किया, उसमें ये 492 रुपया 5 आना और ये 1726 बीघा कुछ कट्ठा कुछ धूर का जिक्र है। अब इससे आगे जो पूछना है पूछा जाए। सर, आप क्योंकि निगम से जुड़े रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और ये आज की नोटिस की बात नहीं है जो खास महाल को लेकर आज नोटिस आई है। इससे पहले भी खास महाल को लेकर लगातार जो है सर्वे की बात कही गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे की बात कही गई है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? क्या कागजात है कुछ? क्या जो बिहार सरकार है उनके पास कुछ कागजात है निगम के पास या बिहार सरकार के पास इस चीज को लेकर कि यह जो जमीन है पूर्णिया की ये खास महाल है? ये बात इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो अभी म्यूनिसिपल सर्वे हुआ, म्यूनिसिपल सर्वे में सारी ज़मीन रैयत के नाम से सर्वे हुआ, लेकिन इस बीच में तत्कालीन जिला पदाधिकारी RS शर्मा आए तो उन्होंने बहुत सी ज़मीनों को दबाव डाल करके जो सर्वे अमलाज थे उसको खास महाल डिक्लेयर करा दिया कि नहीं, इस पर खास महाल तुम लिखो। उसके अगेंस्ट में कुछ लोग टाइटल सूट भी कुछ लोगों ने किया। तो ये खास महाल की जो बात है बनेली स्टेट की ज़मीन थी, इसको सब लोग मानते हैं। और कलेक्टर को या कलेक्ट्रेट के लिए जो भी दिया गया वो भी उनको एक तरह से वो भी दर रैयत कहिए या ये कहिए कि एक दूसरी ज़मींदारी टाइप की छोटी, और उसमें भी जो लोग रैयत थे इन्होंने रैयत के साथ भी दिया। कुछ लोग जो रैयत थे उनकी रसीद कलेक्ट्रेट से भी कटती थी, वो लोग रैयत थे। ज़मींदारी जब वेस्ट हुई तो सब वेस्ट हो गया। जो लोग ज़मीन पर बसे हुए थे वो सब रैयत हो गए, जो रैयत हुए मालिक हो गए। तो वो ज़मीन पहले कुछ साल पहले तक वो खास महाल जो कहते हैं ये लोग, वो ज़मीन रजिस्ट्री भी होती थी, उसका रेंट रिसीट भी होता था। लेकिन जब से ये RS शर्मा साहब जो आए थे उन्होंने ही इसको ये किया, खास महाल डिक्लेयर कराया, और खास महाल डिक्लेयर करा के उसके बाद से रसीद कटना ही बंद हो गया। और इस पर किसी तरह का म्यूनिसिपल रिसीट भी कटना बंद हो गया, जिस पर हमने विरोध किया था कि नहीं साहब, हमारा पूरा शहर जो है ये आपको आपके कहने के मुताबिक खास महाल में बसा हुआ है। तो जब खास महाल में बसा हुआ है तो हमको तो रेंट चाहिए। रेंट, म्यूनिसिपल रेंट लेने से किसी का रैयती हक नहीं बन जाता है, तो इसलिए हम रेंट लेंगे। मैप सेंक्शन नहीं होता था, मैप भी पास नहीं होता था, लोग अपना मनमानी बना लेते थे। तो इससे बहुत नुकसान होने लगा रेवेन्यू का भी। तो हम लोगों ने दबाव डाला। इसके बाद जो कलेक्टर थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रेंट ले सकते हैं। तो हम लोग फिर रेंट लेने लगे म्यूनिसिपैलिटी में, चूँकि म्यूनिसिपैलिटी की स्थिति बहुत ख़राब थी तो रेंट वसूल होने लगा। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग रैयत हैं पहले से, अब खास महाल के हों या बनेली स्टेट के हों, ज़मींदारी वेस्ट होने के बाद वो सब मालिक हो गए। तो मालिक हो गए तो अब वो रैयती हक उनका रहा, अब तो खास महाल का भी नहीं रह गया या बनेली स्टेट का भी नहीं रह गया। तो किस आधार पे सरकार जो है 2012 के सर्वेक्षण 1912 के जो सर्वेक्षण था उसमें कौन सा खतियान है सरकार के पास जिसको लेकर लगातार ये बात कर रही है? वो एक रजिस्टर सरकार ने पुटअप किया था, एक मुकदमा यहाँ चला जो कि डॉन बॉस्को स्कूल ने एक टाइटल सूट फाइल किया जी, और
ये मुकदमा बहुत चलता रहा। अभी हाल में उसका जजमेंट हुआ है। उस जजमेंट में जो ये थे आपके सब जज, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये ज़मीन खास महाल की नहीं है, ये इनकी रैयती ज़मीन है, और ख़ास महाल जो इनको परेशान किया लिटिगेशन में, उसका 3 लाख रुपया कलेक्ट्रेट को जुर्माना दिया, अदा करना पड़ेगा। जो जुर्माना अभी तक शायद कलेक्ट्रेट ने अदा नहीं किया, ना उसके अगेंस्ट में कोई अपील किया। ये डॉन बॉस्को का मामला है। बिल्कुल, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो इस बात पे फिर हम आपके पास आएंगे। ये पूछ रहे हैं, जो 1912 का जो बताया जा रहा है, सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, जो हमारे पास उस समय का खतियान है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ कागज आए हुए थे, तो देखा कि उस समय जो है लोगों के द्वारा जो है राजस्व में पैसा जमा किया जा रहा था। तो क्या है 1912 के खतियान का सच? ये हमारे कानूनगो साहब के पास ये रजिस्टर वगैरह रहता है पूर्णिया जिला में, और ये एक खिस्टा रजिस्टर है जिसको कहते हैं रफ रजिस्टर। मान लीजिए आपके पास 40 किराएदार हैं एक जमीन पर, तो आप एक नक्शा बनाइएगा, कितने फुट कितने स्क्वायर वर्ग फीट पर कौन है और इसका भाड़ा कितना है वो रजिस्टर में लिखिएगा। बस यही ये चीज है। इट इज ए प्राइवेट रिकॉर्ड ऑफ कलेक्टर पूर्णिया कि मेरे किस जमीन पर कौन रैयत है और उससे हम मालगुजारी कितना लेते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। न इस सो कॉल्ड सर्वे का कोई नोटिफिकेशन है। अगर कोई सर्वे होता है तो अंडर द सर्वे एक्ट देयर शुड बी ए गजट नोटिफिकेशन। न इसका कोई गजट नोटिफिकेशन है, न कोई अन्य नोटिफिकेशन है। ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, एक बड़े रईस का कहिए जो कलेक्टर पूर्णिया हैं, जो अपने किराएदारों का एक सूची बना के रखे हैं, जो कितने रकबा पर कौन है, और एक खिस्टा नक्शा बना के रखे हैं। बनेली राज का जो सर्वे आप कह रही हैं, तो बनेली राज का ये सर्वे नहीं है। बनेली राज के लास्ट सर्वे जो है वो सरकार ने किया था सेस रिवैल्यूएशन के लिए, और 1937 में ये पूरा हुआ। सेस रिवैल्यूएशन सर्वे का ही जो नक्शा है वो आज कलेक्टर के पास है, जिसके मुताबिक वो पूरा मेन रोड वगैरह में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसी नक्शे को नाप मानकर सही न माप, क्योंकि ये एक नोटिफाइड नक्शा है। ये नक्शा बनाया गया था क्योंकि जमींदारों का जो ब्रिटिश सरकार को पहले देते थे पैसा, तो वो कितना पैसा देंगे, तो इनका पैसा का अमाउंट, जैसे आप अपने किराएदार का भाड़ा बढ़ाते हैं ना, तो वैसे जमींदारों का भी सेस जो था, जो सरकार में वो जमा करता था पैसा, वो बढ़ाया जाता था। तो सेस रिवैल्यूएशन इसको कहते थे। 1937 में जो लास्ट आखिरी सेस रिवैल्यूएशन पूर्णिया शहर का हुआ, उसमें जो नक्शा बना, उसमें खास महल का कितना इलाका है वो भी दर्शाया हुआ है, जिसको आप खास महल कहते हैं। मैं तो खास महल कहता ही नहीं हूं, मैं तो कलेक्टर्स कॉम्पाउंड पूर्णिया कहता हूं। चूंकि ये प्रचलन आ गया है बोली में, तो मैं भी खास महल ही कहते चले जा रहा हूं। परंतु ये खास सो कॉल्ड खास महल जो है, इसका ये एक रफ नक्शा उन्होंने बनाया 12-13 में, कौन कहां पर है बनाए, और उसमें आप ज्यादातर पाइएगा कि बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये देखे कि मेरे पास वेकेंट जमीन बहुत है, तो 1920 और 30 के बीच में, जब ब्रिटिश सरकार को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी, क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा का बहुत कमी हो गया था, तो वो तरह तरह तरीके से रेवेन्यू फार्मिंग करना शुरू किए। तो यहां कलेक्टर पूर्णिया को भी अंततः चिट्ठी आया कि भाई किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाइए। तो उस समय 10 साल, 15 साल और 30 साल, 3 अवधि के टेम्पररी सेटलमेंट्स कलेक्टर साहब ने किया कुछ लोगों के साथ, जिसमें आज के दिन में एक जगह है जिसे शालीमार हाता कहते हैं, जिसे 1927 में सेटलमेंट किया गया। तो ऐसे ऐसे जगह बहुत जगह टेम्परेरी सेटलमेंट्स हुए, और पूर्णिया टाउन क्लब जो है उसका भी टेम्परेरी सेटलमेंट था, जो 1947 में ही खत्म हो गया, परंतु आज तक उस पर बैठा हुआ है। उस पर तो कलेक्टर साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं वो जाने, क्योंकि वो उनका अगर वो किराएदार है तो उसको हटाएं वहां से, या उसका रिन्यूअल करवाएं। जहां तक मुझे ज्ञात है, क्योंकि शायद सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, तो उनका सेटलमेंट 47 में पूर्णिया टाउन क्लब का खत्म हो चुका है।
परंतु उसका जमीन देखते हैं तरह तरह के लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब कलेक्टर साहब सेटलमेंट किए हैं नहीं किए हैं वही जाने, क्योंकि सेटलमेंट तो वो आज भी कर सकते हैं जहां पर उनका दखल है, क्योंकि दखल ही मैटर करता है। और जहां पर वो एक रैयत के नाम से दर्ज हैं रजिस्टर पूंजी में, वॉल्यूम 36 पूर्णिया का जो है मधुबनी मौजा का रजिस्टर, उसका आखिरी पृष्ठांक जो है उसमें तो कलेक्टरी साहब का लिखा हुआ है 1726 बीघा और 492 रुपया 5 आना मालगुजार। तो उसको तो वो एक्सेप्ट करते हैं, खुद उनका ही रेवेन्यू विभाग एक्सपेक्ट करता है। खास महल को लेकर जब खबर करने हम लोगों के पास गए, लोगों से मिले, तो बहुत सारे लोगों के पास जो है कोर्ट की डिग्रियां हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग कोर्ट गए, कोर्ट की डिग्री लोगों को आसानी से मिल गई, क्योंकि बिहार सरकार के पास शायद ऐसी कोई कागजात नहीं है जिसके कारण लोगों को डिग्री आसानी से मिल गई। तो अभी तक कितनी डिग्रियां हुई है कोर्ट से? देखिए, हमको तो बहुत सी डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है, छोटे छोटे मामला है तो उसको, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला जो था एक डॉन बॉस्को स्कूल का था, वो मुकदमा चलता रहा, उस पर काफ़ी मामला ये हुआ, काफ़ी पॉपुलर भी था वो मामला। तो उस पर उन लोगों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को दिया और ये बात उसमें साबित किया है कि साहब कलेक्टर या खास महल जो कहिए, उन्होंने हमको बंदोबस्त कर दिया या दे दिया तो हम रैयत हो गए, ज़मींदारी वेस्ट हुई तो हम मालिक हो गए। एक तो ये मामला है। और अब ये खास महल कह करके कलेक्टर साहब के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये तो हम नहीं बता सकते। तो विनिमय वो अभी हमारे विद्यानंद सिंह बता रहे थे, क्योंकि इनका मामला है, इनसे बनीली स्टेट के लोग वंशज हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जो लोगों में पैनिक एक बना हुआ, पूरा शहर इनके कलेक्टर के मुताबिक या खास महल के मुताबिक पूरा शहर जो है खास महल में, तो अब जो खास महल में तो ये पूरे शहर को कलेक्टर साहब उजाड़ दें या रखें, ये तो उनकी मर्जी है और उनके कहने के मुताबिक। लेकिन जिन लोगों ने टाइटल सूट फाइल किया उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद कोर्ट ने हैरेसमेंट के लिए 3 लाख रुपए पेनल्टी लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसी हालत में जिला प्रशासन को भी चाहिए कि वो उस बात की तहकीक करें और उसकी जानकारी लें कि हकीकत क्या है, और उसके बाद तब लोगों में जो है ये कहें कि साहब ठीक है आप गलत हैं। जो पर्टिकुलर जो लोग जिनकी बात अभी इन्होंने कहा कि साहब टाउन क्लब जो है, तो उन लोगों को बुला के पूछें कि भाई आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपको कैसे हासिल है। उसके बाद उस पर वो अपना नया रिन्यूअल कर सकते हैं, उसको फिर रिन्यू करके उसको दे सकते हैं। वो टेम्प्रोरी है जिनका। लेकिन जो लोग बेचारे बहुत पुराने रैयत, बनीली स्टेट का रैयत है, वो जमींदारी वेस्ट हुई तो वो मालिक हो गया, रैयत ही मालिक होता है। इनका रिटर्न निकाल के देखिए तो इनके रिटर्न में पता चलेगा कि साहब कौन कौन रैयत था पहले। खास महल एक कलेक्टर भी रैयत थे, या कलेक्टर को एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया गया कि साहब आप ठीक है, आप जिसको चाहिए सेटल के दर रैयत जो होगा वो इनका बनीली स्टेट का दर रैयत होगा। कलेक्टर ने जिसको रैयत बनाया तो एक्चुअली बनीली स्टेट का दर रैयत होगा वो। तो ये चीज़ सारी बातों को समझना चाहिए और हम समझते हैं कि कलेक्टर साहब काफ़ी समझदार लोग हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लोग में, शहर में एक पैनिक है, काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर जो हकीकत है, जो बात अगर सच मानो में सही सब लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ हम गलत हैं, तो लोग खुद से अपना काम करेगा, खुद से हटा लेगा या आपसे रिसेटल कराएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और लोग पैनिक में हैं तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम शहर को इस पैनिक से थोड़ा मुक्त होने दें। कहीं ना कहीं इतने दिनों से जो खास महल का मामला एक तरह से कहा जाए अटका हुआ है, या प्रशासन लगातार हावी रहती है खास महल का के लोगों पे, तो इसका एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें क्या लोगों की एकजुटता, क्योंकि डिग्री लोग ले रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या कहीं एकजुटता का अभाव है क्या? जो लोग साथ मिलके अगर कोर्ट जाते हैं, अभी सारे लोग मिल करके इस पर बात करें। जो लोग यहाँ के रैयत हैं या जो सो कॉल्ड कहते हैं कि साहब हम खास महल के रैयत हैं, तो इतने जितने सारे लोग हैं सब लोग एक जगह बैठ करके इस पर बात करें, किन किन लोगों ने डिग्री लिया है, किस किस हालात में डिग्री हुई है, और वो जिला प्रशासन को ये अवगत कराएं कि साहब हम लोगों का इस तरह का मामला है, आप इसको देख लीजिए, आप लीगल एडवाइस कर लीजिए। अगर लगता है कि हाँ ठीक है हम गलत हैं तो हम इसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग वंशज हैं या जो लोग जो है शुरू से बिलोंग कर रहे हैं, ड्योढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं या अन्य जगह से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एग्रीमेंट करवाए हुए हैं,
ठीक है, जो क्योंकि रजिस्ट्री होना लगभग बंद हो गया तो इसके बाद लोग एग्रीमेंट करवा के इस जमीन पे रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं इस समय? वो जो लोग एग्रीमेंट कराए हुए हैं या एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन लोगों को भी एक्चुअली जाना किन से लिया, डायरेक्ट तो खास माल से नहीं लिए, वो तो किसी रैयत से एग्रीमेंट करा कर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना पोजीशन उनको दे दिया, क्योंकि रजिस्ट्री रुक गई थी। इसके पहले तो रजिस्ट्री भी होती थी, मुझे जैसा पता है कि उसके पहले रजिस्ट्री भी होती थी, रेंट भी कटता था। तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट पर, जब रजिस्ट्री बंद हो गई तो एग्रीमेंट पर लेना शुरू किया लोगों ने, तो एग्रीमेंट पर लेना शुरू किया। एग्रीमेंट में ज़मीन तो किसी की होती नहीं है, वो एक्चुअली उसी आदमी की ज़मीन है जिसने लिया था, जो रैयत था, आज भी उसी की है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो उसी। लेकिन अगर कलेक्ट्रेट की ज़मीन है या खास महाल जिसको कहते हैं उसकी ज़मीन अगर है और उन्होंने टेम्पोररी लीज किसी को दिया, जो बातें अभी विनोदन बाबू बोल रहे थे, तो उसको वो वैकेट कर सकते हैं। उनको बुला के पूछ सकते हैं कि भाई आपका, आप दिखाइए कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, और उस पर अगर उनको लगे कि जस्टिफाई और ओपिनियन ले लें तो उनको रिसेटल कर सकते हैं वो। अभी जो लोग डरे हुए हैं, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं। जी जी, उनका जो सो कॉल रजिस्टर है जिसको वो खतियान कहते हैं, उसमें वो खुद लिखे हुए हैं, मैंने देखा है, टी लीज यानी कि टेम्पररी लीज, और किसी किसी में रैयत का नाम वैसे कैसे छोड़ दिए हैं और टी लीज वगैरह नहीं लिखे हैं। तो इसमें दो प्रकार के हैं लोग जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपाउंड पूर्णिया के अंदर आते हैं, जिनका टेम्परेरी लीज था, रिन्यू नहीं कराए, उनसे अपना निपट ले सरकार जाने। जो परमानेंट हैं उनको बेकार तंग कर रहे हैं, और ये बेकार तंग करना बीच बीच में यहां होते रहता है। ये पूर्णिया के लोगों को सरकार तो नहीं बदलती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वही रह जाता है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय दिस पार्टी और दैट पार्टी कैन चेंज, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेम, और वही एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अगर किसी की गलत एडवाइस पर इस तरीके से आगे बढ़ता है, यहां पर अमिताभ वर्मा नामक एक कलेक्टर थे, कमिश्नर थे बहुत दिन पहले, उसके बाद ब्रजेश मेहरोत्रा नामक एक कमिश्नर थे। इन दोनों को बिहार सरकार ने कहा कि हमको पूर्णिया में सो कॉल्ड खास महाल पर अपना रिसर्च करके बताइए। दोनों ने बताया, दोनों का रिपोर्ट इज एंटी आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा थोड़ा सा कड़ा मिजाज के कलेक्टर थे, वो चाहते थे कि हम जो कहें वही हो। बहुत लोग पूर्णिया में उनके आगे पीछे भी करते थे, बहुत लोग प्यार भी करते थे, परंतु वो यहां पर बहुत गलत काम करके चले गए, जिसके चलते आज के सबसीक्वेंट कमिश्नर्स उनको अपोज करने के बावजूद अपने रिपोर्ट में इसको लागू नहीं करवाते हैं, क्योंकि सब लोग आर.एस. शर्मा की रिपोर्ट का या उनके एक्शंस को मानना शुरू कर दिया है। जैसे अभी जो आई है एक नोटिफिकेशन, जो वकील साहब हमको कह रहे थे परसों, जो इसको डील करते हैं इस टाइप की चीज को, तो वो कह रहे हैं कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से शायद आया है नोट यहां पर कि पहले यहां खास महाल 1203 एकड़ था। अब किस बुनियाद पर यह 1203 एकड़ कहते हैं वही जाने, और अब हो गया 800 कुछ एकड़। तो ये 400 एकड़ कहां चला गया इसको पता लगाएं। अब ये तो दोनों बेतुका बात है। जिन्होंने ये भेजा है नोटिस, वो बहुत काबिल आदमी हो सकते हैं, यूपीएससी से टॉप होके आ सकते हैं, परंतु अगर रेवेन्यू का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बीघे में सेटलमेंट हुआ था, और इस इलाके में 3 प्रकार के बीघे चलते हैं, 4 हाथ, 4.5 हाथ और 6.5 हाथ। ये कौन बीघा से आप नापे जो आप 802 पर पहुंचे या 1217 या 1203 पर पहुंचे है? और दूसरा चीज, एक चीज जो मैं मदद कर सकता हूं कलेक्टर साहब को अगर जानना चाहें तो, ये रकबा बढ़ता क्यों है हर एक साल लगभग सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपाउंड का, कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कुछ जमीन दे दिया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राज बनेली को अलग से मालगुजार देना शुरू कर देती थी, और उतना आपका रकबा घट जाता था। और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, जैसे श्रीनगर रोड दोनों साइड में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड ही है, इसे कंपनी सड़क नंबर 10 कहते हैं, बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड नंबर 10 कहलाता है। ये नेपाल लड़ाई 1809 के समय बनाई गई थी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो जमीन है, ये रोड जो है, ये तो खास माल इलाके में ज्यादातर आता है। तो आप इसको मिनहा करके चल रहे हैं कि जोड़ करके चल रहे हैं? तो ये सब चीज समझने के लिए, रेवेन्यू गाइडेंस के लिए, जो लोग पुराना रेवेन्यू का काम जानते हों,
जो आपको वकीलों में बहुत कम मिलेंगे, अब उनसे बात कीजिए कलेक्टर साहब, और कम टू अ सेंसिबल डिसीजन। पूर्णिया के लोगों को बीच बीच में एक्साइट कर देने का काम कि आपका जमीन हम ले लेंगे तो आपका बुलडोजर चला देंगे, ये सब काम करना बंद कीजिए, ये गलत है। एक सवाल आता है जो हाउसिंग बोर्ड के जमीन पे भी जो है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, जो हाउसिंग बोर्ड को जो है लीज पे ये जमीन दिया गया था, तो इसके बारे में क्या सच्चाई है? बोर्ड ने जमीन लीज लिया है, वो कटिहार के कोई थे जमींदार रहे हों, तो कितनी जमीन लिया हाउसिंग बोर्ड ने, ये पैसे पहले फाइनल होना चाहिए। और उतनी ज़मीन लिया तो उस ज़मीन को फिर ये लोग बेच रहे हैं या सेटल कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड वाले, तो ये भी तो वो बताएं हाउसिंग बोर्ड वाले। हाउसिंग बोर्ड का भी केस चला है, हाउसिंग बोर्ड भी केस में हारी है, तो अब फिर यहाँ लोग डराते हैं, माइकिंग कर देते हैं कि साहब कल आपका घर टूट रहा है। ये मतलब एक पैनिक पैदा करना, ये तो गलत है। अगर सही मानों में ये लोग गलत हैं तो आप ये समझा दीजिए लोगों को कि साहब आप गलत हैं, या यहाँ के जो रिजनेबल लोग हैं उनको समझा दीजिए कि ये गलत हैं। ठीक है, अगर गलत हैं तो आप इनके रिहेबिलिटेशन के लिए आप इंतज़ाम कीजिए। सरकार भी ये चाहती है कि ऐसे लोग लैंडलेस पर्सन हैं जो किसी ज़मीन सरकारी ज़मीन पे हैं या किसी दूसरी ज़मीन पर हैं, तो उनको आप एक अकोमोडेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप शहर से भगा दीजिए। तो ये इसके लिए भी सरकार को चिट्ठी, सरकार की चिट्ठी है, जिला पदाधिकारी को भी है, नगर आयुक्त को भी चिट्ठी है कि साहब आप उनको कहीं नहीं होता तो ज़मीन एक्वायर करके आप इन लोगों को घर बना के दीजिए या बसाने की व्यवस्था कीजिए। ये तो इनह्यूमन है, किसी को आप बसा दिया, एक ज़माने से लोग बसा हुआ है, कोई आया उनको हटा दिया, तो आप उसका परमानेंट एक सोल्यूशन भी होना चाहिए। कलेक्टर जिला पदाधिकारी हैं तो उस जिला के मालिक हैं, लेकिन वो जनता भी तो इस जिला में, अगर ये जनता नहीं रहे, ये लोग नहीं रहे, तो कल आपको काम करने वाला आदमी नहीं मिलेगा इस शहर में, जो गरीब लोग ऐसे नहीं रहे। तो उनको भी रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार भी चाहती है और जिला प्रशासन को भी चाहिए कि साहब उन लोगों को पहले बसा दे और सारी ज़मीन जो उनकी सरकारी ज़मीन है उसको वो खाली करा लें, लेकिन पहले उसकी व्यवस्था कर दें ताकि वो लोग कल यहाँ सरकार के पास या किसी के पास या हम लोगों के पास आकर के लोग गुहार लगाता है तो हम लोग भी क्या कहेंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन को, चाहे अब जो नगर आयुक्त हैं, उसको इस विषय पर कम से कम सोचें और इन गरीबों को बसाने की व्यवस्था करें, उसके बाद अपनी ज़मीन को खाली करा लें। वो ये लोग खुद ब खुद चला जाएगा वहाँ। एक बड़ा सवाल है, हमारा भी है और शायद दर्शकों के मन में भी यह सवाल हो रहा होगा, फ्यूचर क्या है? जो लोग खास महाल के ज़मीन पे बसे हैं, इस तरह से हो रहा है, तो इनका फ्यूचर क्या है? देखिए, फ्यूचर तो सब जिला पदाधिकारी के पास है, सबों का फ्यूचर, और हमारे विनोदानंद सिंह जी के पास है, उनके जो बनेली स्टेट के जो वंशज हैं, ये लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनको निकालना चाहिए। कम से कम यहाँ के ये लोग राजा परिवार से रहे हैं, तो कम से कम जनहित में उनको अपना समय भी देना चाहिए और जिला पदाधिकारी को ये बात बतानी भी चाहिए कि साहब ये स्टेटस है और इस स्टेटस पर आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। लोगों का जो डर है इसमें खास महल को लेकर, जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर हैं, तो उनको तो बहुत से अधिकार हैं, पावर है, उस पावर से किसी को भी वो जेल भेज सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाद में मामला तो कानून में जाएगा ही। तो ये इस तरह से नहीं होगा और उसको आप समझा दीजिए, आम जनता भी जानेगी। कि जब रोड के किनारे लोग इंक्रोचमेंट हटा रहे थे, सब पब्लिक खुश थी कि नहीं साहब सही कर रहे हैं आप, हम लोग भी खुश थे कि नहीं साहब सही हो रहा है, कहीं कोई बयान नहीं आता था। लेकिन ऐसे लोग जो कि किसी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर हैं या किसी दूसरे की ज़मीन पर बसे हुए हैं, या अजीत सरकार ने भी बसा दिया था सीपीएम के, तो ठीक है बसा दिया था, गलत किया था, लेकिन वो आज 25 साल से 30 साल से ज़मीन बसा हुआ है, वो सारा कुछ उस पर है, उसका भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए शहर में। शहर में उनको भी रहने का अधिकार है, उनकी ज़रूरत भी है शहर को, तो ऐसे लोगों को भी बसाने के लिए व्यवस्था सरकार भी चाहती है। जिला प्रशासन को उसमें सरकार का भी सहयोग करना चाहिए कि साहब उसका जगह की कमी नहीं है, पूर्णिया में जगह की कमी नहीं है, सरकारी ज़मीन भी काफ़ी है और ऐसे भी ज़मीन है नहीं है, तो यहाँ तक कहा गया कि आप एक्वायर करके, खरीद करके इन लोगों को बसाइए, ये चिट्ठी है, तो इस पर भी काम करना चाहिए, दोनों तरफ काम होना चाहिए। क्या सुझाव है आपका उन लोगों के लिए जो खास महल पे बसे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, एक तरह से ये जो सार्वजनिक जो नोटिस आया है इसको लेके डरे हुए, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? बीच बीच में जो आधे समझ में लोगों को आती है, उस तरीके का
न्यूज़ आने लगता है, जैसे कि अभी हवाई सर्वेक्षण होगा, तो किसी दिन के बाद मिट्टी के, मैं मजाक में कर रहा हूँ, किसी दिन मिट्टी के नीचे से भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ये साइंस तो आगे बढ़ता चला जाएगा, आप तरह तरह के सर्वेक्षण कर सकते हैं, परंतु इसमें यह कहीं से सबूत नहीं आएगा कि आपका जो रजिस्टर है, जिसके बुनियाद पर आप ये पूरा काम कर रहे हैं 1912-13 का, जिसको हाई कोर्ट ने, लोकल कोर्ट्स ने हर एक बार इनवैलिड कर दिया है, तो उसको जब तक वैलिड नहीं करवाइएगा किसी तरीके से, अगर कोई तरीका हो तो उसको वैलिड कर लीजिए, और नहीं तो इन कंसल्टेशन विद द इंपॉर्टेंट पीपल जो यहाँ के हैं, कलेक्टर साहब को उनके साथ बैठना चाहिए, एक निराकरण पर आना चाहिए कि बेकार में कुछ बरस पर कुछ लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग आपको कुछ एडवाइस करते हैं, उस पर आप एक्शन ले लेते हैं, या ऊपर से आपको आदेश आता है उस पर आप एक्शन ले लेते हैं, जिसके चलते शहर में भागा दौड़ी शुरू हो जाती है, और ये बेकार का है। अगर आप खास महाल के जो विभाग के लोग हैं, जिसको हम खास महाल अभी भी नहीं कहते ना कभी कहेंगे, ये गवर्नमेंट कॉम्पाउंड पूर्णिया वाले लोग जो हैं, ये लोग अगर एक भी केस जीते हों लोअर कोर्ट में, सब जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, तो आप हमें बताएं। हमने तो आज तक देखा नहीं और सुना भी नहीं। हम तो यहाँ के शहर के कम से कम 10-12 आदमी को ऐसे जानते हैं जो जितने बार केस लड़े हैं सब बार जीते हैं, और हाई कोर्ट से जीते हुए लोग, मैं नाम यहाँ नहीं ब्यौरा देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से जीते हुए लोग मेरे पास कम से कम 50-60 केसेस का डिस्क्रिप्शन है मेरे पास। परंतु ये तो बेकार है। जब आप एक विभाग खोल लेते हैं वकीलों की, जिनको लड़ना जरूरी है, स्टैंडिंग काउंसिल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन हाई कोर्ट, आप हर एक चीज पर अपील ही करते हैं। जब आपको एडवाइस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, जो अपीलेबल हो उस पर अपील कीजिए। जी ये बताइएगा, डिग्री जब लोग जीते हुए हैं, जिनके पास डिग्री है, क्या उनका रसीद कटा? और दूसरी बात, क्या वो रजिस्ट्री कर पाए हैं? कैसे जानूं? मैंने तो इनको दे दिया 1831 में, और जहां तक मुझे मालूम है मैंने 99 साल का लीज दिया था, तो इनका तो 1930 में खत्म हो गया लीज। ये आज पैदा कहां से हो गए मुझे नहीं मालूम। इनके पास ओरिजिनल सेटलमेंट का कागज नहीं है, तो ये क्यों, अगर कुछ बोल देते हैं, मैं बुरा नहीं चीज बोलना चाहता हूं अपने उत्तर साइड के बॉर्डर के लोगों के बारे में, वहां एक चीज चलता है, मुखे कानून छ। अब हमारे देश में देखो संविधान है, और मुखे कानून छक किसी का भी हो नहीं चलना चाहिए। तो अगर आपके पास तथ्य नहीं है, बुनियाद नहीं है, तो क्यों लोगों को तंग करना है? बस इतना ही कहना है। और दूसरी बात जो आई, हमारे वकील साहब जो अभी कह रहे थे, जो चेयरमैन साहब के प्रत्याशी भी हैं, जो मेयर के प्रत्याशी भी हैं, चेयरमैन रह भी चुके हैं, वो जो कह रहे थे वो तो एक पॉलिटिकल एंगल से भी कह रहे थे, और वो सही कह रहे थे कि भाई अगर कोई गरीब बसा हुआ है रोड के बगल में, उसको जगह दीजिए बसने का। और मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों से, अरे लोगों को तो आपने हटा दिया, ये शहर के बीच जो एनएच जाता है उसके बगल से, मगर बिजली का खुट्टा कब हटेगा? ये हमें बताइए कि जब तक कोई 10-12 आदमी उसमें धक्का मार के मरेगा नहीं, तब तक नहीं हटेगा क्या? क्योंकि जब हादसा होता है तो सरकार एक्शन में आती है, और हम तो देख रहे हैं जो आपने लोगों को तो हटा दिया, उनका दुकान, उनका गरम कपड़ा का बिक्री का दुकान, फल का दुकान, सब हट गया। अच्छा लगता है, शहर सुंदर भी लगता है, परंतु ये बिजली का खुट्टा जब तक नहीं हटेगा तब तक क्या होगा? तो ये बताइए, जो अगर आपके पास खास महल से जुड़े लोग आते हैं या उन्हें मदद की जरूरत होती है, तो क्या आप लोग? मैं मदद करता हूं, मैं रिफर कर देता हूं एक काबिल वकील के पास, जो पहले दूसरे लोगों का केस लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, उनके पास तथ्य है मौजूद। मैं नाम किसी वकील का नहीं लूंगा, ये पक्षपात हो जाएगी, परंतु इस शहर में 4-5 लोग ऐसे हैं जो टोटली काबिल हैं, जिनके पास टोटल नॉलेज है इस चीज का, और ये जानते हैं कि यहां पर खास महल नामक कोई चिड़िया है ही नहीं। खास महल है मुंगेर किला, खास महल है कदम कुआं एरिया बुद्ध मूर्ति इलाका, खास महल है न्यू कैपिटल एरिया पटना। ये सब जमीन कभी सेटल हुआ ही नहीं था किसी जमींदार इंटरमीडिएट के पास, कभी ब्रिटिश सरकार ने इसको सेटल ही नहीं किया, तो उनके पास रह गया, तो ये कहलाया कैजरे हिंद खास महल। यहां पर तो एक स्पेशल तरीके का खास महल, आपने नाम दे दिया खास महल तो नाम हो गया। एक यहां बीम साहब कलेक्टर थे, उन्होंने मधुबनी मौजा का कुछ हिस्से का नाम रख दिया बीम्सगंज मौजा। अब बीम्सगंज मौजा तो कोई मौजा है नहीं,
मौजा सर्वे हुआ था 1841 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बार बंगाल सूबा में मौजा का रेखांकन किया था। और पिलर जो गाड़ा, सो आज भी देहातों में सब जगह देखिएगा गाड़ा ही हुआ है पिलर, शहरों में ये मौजा का रेखांकन हुआ है। उसके बाद सर्वे हुआ जिसमें हिंदुस्तान भर में पहला सर्वे 1883-1887 में श्रीनगर बनेली सर्वे हुआ था 201 वर्ग मील में, जो बिहार सरकार का गजेटियर खुद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उस किताब से पढ़कर आपको कह रहा हूं। उस सर्वे का पूरा रिपोर्ट मेरे पास है। तो 201 स्क्वायर माइल बनेली राज का और 54 स्क्वायर माइल मालद्वार स्टेट का, ये एक साथ सर्वे हुआ था। और ये फिर इसी इलाके में। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि यहाँ खुश्की बाग में एक सड़क है, उसका कैसरे हिंद सड़क कहा गया है। ये खुश्की बाग में है, जो खुश्की बाग जस्ट आपको जंक्शन से के बाद उस तरफ से एक सड़क गई है जो रेलवे लाइन के बगल से उधर से गई है, कैसर हिंद सड़क कहा जाता है उसको। ये क्या है? आपको हम देते हैं। कुछ बड़े बड़े रजवाड़े थे जो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे, और मुझे शर्म आती है कहने में, मेरे परदादा भी एक ऐसे थे, राजा लीलानंद सिंह। तो वो अपने आप को कैसरे हिंद कहते थे। उनका इतना बड़ा इलाका था, वो अकेले राजा थे। मैंने उनका इलाका लगभग उड़ीसा बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक, और इधर इस्लामपुर जो है आपके बंगाल के रास्ते में, वहां से लेकर लगभग बेगूसराय तक था। तो वो भी अपने आप को कैसरे हिंद कहते थे। तो उनका भी अगर कोई सड़क जाने आने का रास्ता रहता था तो वो कैसरे हिंद कहलाया। तो आज उसको आप मान लीजिए कि सरकार की है। ये खुश्की बाग से वो रोड कटिहार रोड में मिलती है साइड से, तो वो कैसरे हिंद सड़क है कहा जाता है उसको, लेकिन वो बहुत बुरे हाल में है। उस पर कई बार लोगों ने फोकस भी किया और अखबार में भी आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसरे हिंद का मामला क्या ठीक है। ये है जो एकजुट होकर अगर लोग कोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। देखिए, जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो उन लोगों से मिले जिन लोगों ने अपना जजमेंट लिया है, उनसे उनको मिलना चाहिए और मिल करके उनसे सारी बात को ये करें। और ज़िला प्रशासन को भी उन लोगों को बुलाना चाहिए या उन डॉक्यूमेंट्स को निकालना। देखिए, ज़मीन का मामला कागज़ से होता है, मुंह से बोलने से नहीं हो। हम ही कुछ बोल देते हैं, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। डॉक्यूमेंट्स अगर है तो उस पर ज़िला प्रशासन भी काम करेगी और कोर्ट भी उस पर काम करेगी। और जिनको दिक्कत हो रही है उनको भी ये जानना चाहिए कि साहब एक्चुअली ये ज़मीन का स्थिति क्या है, इसका क्या टाइटल है, किसका टाइटल है, उनको भी जानना चाहिए। बिल्कुल, इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकालकर मदद करने के लिए हर समय तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आते हैं, पहले भी करते रहा हूं लोगों को, आज भी करने को तैयार हूं। और ये जो बता रहे थे डॉन बॉस्को स्कूल का, उसका छोटा सा इतिहास मैं बता ही देता हूं। छोटी मनशाही और बड़ी मनशाही करके दो छोटी छोटी जमींदारियां थी कटिहार जिले में, आज के कटिहार जिले में। वहां के जमींदार थे शिलिंगफोर्ड साहब। शिलिंगफोर्ड साहब अपने पुश्त में चौथे आदमी थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, और उन्होंने अपना सारा संपत्ति मिस्टर ईसीजी विलियम्स को वारिसान मानकर अपने नाती को दे दिए। ईसीजी विलियम्स ने 1967 में उसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लिया जिससे शिलिंगफोर्ड साहब किए थे। और उन्होंने अपना विल लिखा। विल में सारा प्रॉपर्टी वो कैथोलिक चर्च दुमका को देके चले गए। उसमें केवल 16 हजार हमारे परिवार के सारे मर्द सदस्यों में, हम भाई लोगों में, वो लिख के चले गए कि पार्टिंग क्रिसमस गिफ्ट है, ये आखिरी क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए। हम लोगों ने उस पैसा में कुछ पैसा जोड़कर उनके नाम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप बना दिया। और ये मिस्टर ईसीजी विलियम्स सारा कैथोलिक चर्च दुमका को लिख के चले गए। गोड्डा, नॉट दुमका, गोड्डा डायसीज लिख के चले गए। उसी के अंदर पूर्णिया आता है, गोड्डा डायसीज के अंदर। और उन्होंने यहां पर डॉन बॉस्को स्कूल खोला है। तो मिस्टर ईसीजी विलियम, जिसको पूरा शहर टेरी विलियम के नाम से कहता है, वो टेडी विलियम थे। एडवर्ड टेडी हो जाता है तो टेडी। एक हंसी वाली बात पर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। टेडी अंकल का जो था बचा हुआ यहां पर, वो उन्होंने दे दिया डॉन बॉस्को स्कूल को। और छोटी मनशाही कोठी में चढ़ती है, स्टाफ रहता है। बड़ी मनशाही कोठी में स्कूल बन गया है। ये दोनों कोठियां बगल बगल हैं। हमको लगता है कि नहीं, कुछ तो 60-70-100 बीघा होगा।
अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आप लोग इतने महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा से जरूर आप लोगों को भी अहम जानकारी मिली होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।